आइए, गुड मॉर्निंग सभी को, बैठ जाओ आप लोग। चलिए आज देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का यानी कोशिका का आज पहला अंतिम चैप्टर है। आज कोशिका का लास्ट है, कोशिका विभाजन का आज लास्ट चैप्टर है। जरा देखते हैं कोशिका, एक कोशिका दूसरी कोशिका में जब टूटते हैं, यानी एक कोशिका का टूटकर दो नई कोशिकाओं का विभाजन करना ही, यानी कोई एक कोशिका हो, मान लीजिए एक कोशिका है और ये कोशिका है दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बट जाए, उसे ही कहा जाता है कोशिका विभाजन। यानी एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को कि अगर कोई एक नई कोशिका है और वो कोशिका क्या टूट जाए, टूटने का मतलब है कि एक से अधिक कोशिका का निर्माण करे, कम से कम दो या उससे अधिक, यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं का जो निर्माण करती है तो उसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन। और यहाँ पर आपने देखिए अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, जिस कोशिका का विभाजन होता है, यानी जो ये कोशिका ये जो विभाजित करेगी, इसे कहा जाएगा मदर सेल, इसे कहा जाएगा मदर सेल। और जो इन कोशिकाओं का निर्माण होता है इन्हें कहा जाता है डॉटर सेल, यानी पुत्री सेल। इतनी बातें समझ में आई। यानी जिस कोशिका से वो टूटती है उसे कहा जाता है मदर सेल, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल। आगे चलकर ये डॉटर सेल भी एक मदर सेल में बदल जाती हैं जब ये बाद में विभाजन जब करती हैं। इसके बाद देखिएगा, जंतुओं में कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम करता है। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर देखिए सेंट्रोसोम ये बना रखा हूँ, समझिएगा। जैसे एक कोशिका है, इसके अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वेहिकुलस है, इस तरह से क्या सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम। इस तरह से जो एक प्लास्टिक कर देते हैं। ये सब क्या है, ये जो सेंट्रोसोम होता है यही जंतुओं में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जो जीव होते हैं, जो मनुष्य हैं, जैसे मानव है, जो पशु है, इन सब में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। आपने इससे पहले ही चैप्टर में पढ़ चुका था, यानी हमारे आपने देखा होगा कि इसमें कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम करता है, यानी एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण करना और उसमें वृद्धि करने का कार्य सेंट्रोसोम करता है। इसके बाद आपने देखा कि पादपों में कोशिका विभाजन का कार्य सेल प्लेट करता है। जो सेल प्लेट होता है, यानी एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका का निर्माण करना। पादपों में इसी तरह से कोशिका वृद्धि होती है, यानी कोशिका का विभाजन होता है। पादपों में इस कार्य के यानी जो सेल का विभाजन करता है वो प्लेट सेल करता है, सेल प्लेट करता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का आकार बढ़ता चला जाता है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलिए ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, दिखता रहना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, मैंने लिखा है कोशिका विभाजन में तीन प्रकार होते हैं, यानी कोशिका के विभाजन क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कोशिका तीन विभाजन से प्रकार मतलब बढ़ती है, और उसमें पहला है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। यानी कोशिका भी बटेगी तो तीन प्रकार से बटेगी, और तीनों में एक आपने देखा है अलग अलग है, यानी अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन। यानी असूत्री विभाजन को इंग्लिश में कहा जाता है एमाइटोसिस। क्या? एमाइटोसिस। यानी क्या है? अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में कहा जाता है एमाइटोसिस। और ये क्या है? जीवाणु वायरस जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी एक कोशिकीय जीव में क्या है? एक कोशिकीय जीव में होता है, जो सिंगल डीएनए या आरएनए के बने होते हैं, वो उन्हीं में होता है। इनका क्या है? पूरा जीव शरीर विकसित नहीं होता। यानी यह क्या है? एक कोशिकीय जीव में वायरस, जीवाणु जैसे बैक्टीरिया जैसे ये उनमें पाए जाते हैं, जीवों में पाए जाते हैं। आप समझिएगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल यानी कोशिका में ये विभाजन होता है। उसके बाद समसूत्रीय विभाजन, इसे माइटोसिस कहा जाता है इंग्लिश में। समसूत्री विभाजन इसे माइटोसिस कहा जाता है। और माइटोसिस जानते हैं, बड़े जंतुओं में जैसे मानव, बड़े बड़े जीव जंतु, उनमें क्या है? ये कोशिका विभाजन होता है समसूत्रीय विभाजन, और इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी जो बड़े जीव जंतु हैं यूकैरियोटिक, यानी जो डबल हेलिक्स के बने होते हैं, उनमें इस तरह का विभाजन होता है। अब जरा बात करते अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मियोसिस। अर्धसूत्रीय विभाजन इसे इंग्लिश में कहा जाता है मियोसिस। ये क्या है? जंतु में जनन,
यानी जंतु में जो जनन यानी प्रजनन के दौरान यानी जनन के दौरान उनमें ये विभाजन होता है, यानी यह लिंग निर्धारण का कार्य करता है। यह बड़े जंतुओं में या जंतुओं में क्या है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है, जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है, जिसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। यह क्या है, जंतुओं में जनन के दौरान लिंग का निर्धारण करेगा। और किस कहा जा रहा है कि ये क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया। एक बात और आपको बता दूं, ये जो अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, इसमें जब एक कोशिका बंटती है, ये विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्रीय कोशिका में जब विभाजन होगा तो इसमें विभाजन होने का कार्य क्या है, पहले ये कोशिका छोटी थी तो इनका आकार बढ़ेगा, इनका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के बाद ये क्या है, दो भागों में बंटने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी अब बीच से कहीं से भी दब जाएगी। ये निश्चित नहीं है कि आधे आधे में बटे समान, नहीं, समान नहीं होगा। असूत्रीय विभाजन कहीं से भी दो भाग में बढ़ सकती है, तीन भाग में बढ़ सकती है। तो उसी को आगे चल के देखिए मैंने बांट दिया है, यानी क्या, एक छोटी कोशिका थी, उसका आकार बढ़ा, फिर वो क्या है, अपनी आकार बना ली बंटने के जैसे, और उसके बाद अंत में जाकर दो कोशिकाओं में बंट गई। इसी को कहा जाता है असूत्रीय विभाजन। यानी ये क्या है, वायरस कोशिकाओं में, यानी वायरस जैसे जीव में इस तरह के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा विभाजन होता है। बातें समझ आ गई। मैंने कहा अर्धसूत्रीय विभाजन लिंग निर्धारण में काम करेगी, यानी जनन कोशिकाओं में यह काम करती है। वैसे नहीं, अगर जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन ना हो तो लिंग का निर्धारण नहीं हो पाए। इतनी बात समझ में आ गई सबको। आपने अर्धसूत्रीय विभाजन भी देख लिया। ये क्या है, जब मदर सेल बंटने लगती है तो इनका आकार बढ़ जाता है और उसके बाद दो भागों में बंट जाती है। इसके बाद है समसूत्रीय विभाजन। क्या, ठीक, आइए बात करते हैं समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन क्या क्या है, यह कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्रीय विभाजन, ये जो समसूत्रीय विभाजन है यह कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका का मतलब क्या, ठीक सुनो, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका क्या है, यह शरीर का निर्माण करती है। क्या करती है, शरीर का निर्माण यानी ढांचा, ऐसा समझिएगा, शरीर का निर्माण यानी ढांचा। ये शरीर का निर्माण करती है, यानी शरीर बनाने के काम आती है। लिंग निर्धारण नहीं करेगा कि महिला होगी कि पुरुष होगी, ये शरीर बना देगी। अब लिंग का निर्धारण आगे होगा। ये क्या करती है, शरीर का निर्माण करती है, लिंग का निर्धारण नहीं करती। यानी समसूत्रीय विभाजन में क्या है, मानव का शरीर बनेगी, काया बनेगी, परंतु लिंग का निर्धारण नहीं होगा कि स्त्री होगी कि मेल हो गया फीमेल होगा, ऐसा कुछ भी ये नहीं करेगा। सिर्फ इसमें क्या है, माता के 22 कोशिका, माता के 22 गुणसूत्र और पिता के 22 गुणसूत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करेंगे, यानी 44 गुणसूत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण कर देंगे। परंतु आप जानते हैं किसी भी मानव के एक पूर्ण शरीर को बनने के लिए कुल 46 गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। तो 46 कहाँ से आएगा, अब वो क्या है, वो अर्धसूत्रीय विभाजन से माता के एक पिता के एक जो लिंग निर्धारण में काम आएगा वो यहाँ से हो जाएगा, पूरा होकर एक शरीर बन जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं क्या है अर्धसूत्रीय विभाजन। समसूत्री समझ में आ गया, ठीक, हाँ। इससे क्या होता है, शरीर बनता है, 22 गुणसूत्र मिलकर 44 बनाते हैं, इससे शरीर बनेगा। और जो लिंग का निर्धारण करेगा शरीर में वह अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान किया जाएगा। जरा देखिए इसमें क्या है, माता के यक्ष पिता के XY, यानी क्या है, एक एक गुणसूत्र हैं, एक एक गुणसूत्र है, यानी पेयर के एक गुणसूत्र हैं, पेयर में एक एक गुणसूत्र है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसे 23वां गुणसूत्र भी कहा जाता है, यानी 23वें जोड़े का गुणसूत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, माता का एक आएगा, पिता का एक आएगा, यानी माता का यक्ष आएगा दोनों में से। इधर अगर पिता का यक्ष आता है तो ये कहलाएगी लड़की, क्या होगी, लड़की। और अगर माता का यक्ष और पिता का Y मिलता है तो कहलाता है लड़का। यानी अब क्या है, लिंग का निर्धारण हो जाएगा। अब यही तीनों का विभाजन होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा लिंग का निर्धारण। अब क्या है, लड़की होगा कि लड़का, यह निर्धारण करेगा पुरुष का 23वां जोड़ा, यानी पुरुष का 23वां जोड़ा, यानी पिता का जो 23वां गुणसूत्र होता है जोड़े का, वो निर्धारण करेगा लड़की होगा या लड़का। यानी किसी के भी लिंग के निर्धारण में काम करने वाला का कार्य होता है, वो उसका पूरा का पूरा भागीदार पिता होता है, यानी पुरुष होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में बहुत से लोग कहते हैं कि एक लड़की है जो एक मुझे पुत्र नहीं दे पा रही है, लड़की ही जन्म दे रही है। वो सिर्फ लड़कियों को कोसते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि लड़के को जन्म देने के लिए जिम्मेदार उनका पिता होता है।
महिला नहीं। महिला में तो समान गुणसूत्र होते हैं, यक्स यक्स ही पाए जाते हैं। पिता के अंतर्गत है 23वें जोड़े में क्या है, यक्स वाई पाया जाता है। यही निर्धारण करेगा कि लड़की होगा कि लड़का। तो उसमें महिला को दोष नहीं देना चाहिए, फिलहाल लोग दोष देते हैं। तो यानी यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अब क्या है, लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे बंटवारा होता है, क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या है, क्या नहीं है। हाँ, जरा इसके बाद की बात करें। कुछ सिंड्रोम होते हैं, आपने सिंड्रोम सुना होगा कि शरीर में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जरा बात एक और बता दूं, ऐसे अगर इसी लिंग निर्धारण के गुणसूत्र में कुछ चेंजेस आ जाए या इनकी संख्या 46 की जगह 45 हो जाए और या 47 हो जाए, यानी इनमें इस तरह के गुणसूत्र पाए जाने लगे, किसी में 45 है या किसी में 47, 46 ना पाया जाए, तो क्या होगा। अगर ये जो 45 गुणसूत्र बनेगा उसमें महिला किन्नर हो जाएगी, महिला किन्नर बनेगी, यानी जो किन्नर जन्म लेगी वो महिला किन्नर होगी। और अगर गुणसूत्र 47 हो गया तो लड़का जो जन्म लेगा वो किन्नर लड़का होगा, यानी लड़का भी किन्नर लड़की भी किन्नर। यानी क्या है, इनमें भी यही चीज़ें होती हैं। यानी क्या है, गुणसूत्र यानी लिंग के निर्धारण में ये कमी आ जाती है। इसमें क्या होता है, लिंग का निर्माण होता है परंतु लिंग विकास नहीं करता। यानी महिला भी होगी तो ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लिंग ही पूरा नहीं होता। पुरुष होगा तो उसमें भी लिंग नहीं होगा, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। यानी इनका लगाव क्या है, इनका लगाव क्या है, एक दूसरे से नहीं होता। यानी महिला और पुरुष के प्रति इनका अट्रैक्शन नहीं होता, यानी खिंचाव नहीं होता। इसलिए इन्हें किन्नर कहा जाता है और इन्हें अलग श्रेणी में रखा जाता है। देखती बातें समझ में आ गई, ठीक। ये भी किन्नर का यही से विभाजन होता है, यानी 23वें गुणसूत्र से ही बन जाते हैं किन्नर होगा या नहीं होगा। इसके बाद सिंड्रोम आता है। कहा जाता है कि शरीर में कुछ शरीर के मानी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, ये जो सिंड्रोम होता है ये कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन लाते हैं। कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन लाएंगे, न कि लिंग में परिवर्तन लाएंगे। लिंग में परिवर्तन लाने का काम अर्धसूत्री विभाजन की जो है गुणसूत्र में आता है, परंतु सिंड्रोम का जो परिवर्तन है वो कायिक कोशिका यानी शरीर के निर्माण में आएगा। और ये कहा जाता है यह भी 4 प्रकार का होता है, यह परिवर्तन भी 4 प्रकार का होता है और यह कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन लाता है। क्या, कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन लाता है। पहला है टर्नम सिंड्रोम। क्या है, पहला है टर्नम सिंड्रोम। पहला है टर्नम सिंड्रोम। टर्नम सिंड्रोम जरा देखिएगा, टर्नम सिंड्रोम में आपने देखेंगे कि टर्नम सिंड्रोम क्या है, इसमें गुणसूत्र हो जाते हैं 45। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसमें भी हो गए 45। इसमें जो 45 होता है ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन यानी 23वें जोड़े के गुणसूत्र में परिवर्तन लाता है। और टर्नम सिंड्रोम में जो परिवर्तन आता है कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन लाता है, यानी यहाँ वाले गुणसूत्र में समसूत्री विभाजन के गुणसूत्र में परिवर्तन आता है, यानी जो शरीर का निर्माण करता है इसमें चेंजेस आते हैं, इसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटना देखी जाती है। टर्नम सिंड्रोम क्या है, ये सिर्फ महिलाओं में होता है, यानी फीमेल में होता है। और इसमें महिलाएं क्या होती है, बाझपन जैसी समस्याओं से उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें क्या है, बाझपन आ जाएगा, बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी, तो इसको कहा जाता है टर्नम सिंड्रोम। यानी गुणसूत्र कितने हो गए, 45। और किस कोशिका यानी किस गुणसूत्र में परिवर्तन आया, कायिक कोशिका में यानी समसूत्री विभाजन में परिवर्तन आ गया। इसके बाद अगला कहा जाता है क्लीनी फिल्टर। क्या है, क्लीनी फिल्टर। क्लीनी फिल्टर गुणसूत्र में क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जैसे इसमें हुआ सेम होगा, बट इसमें क्या है, अर्धसूत्री विभाजन लिंग के गुणसूत्र में परिवर्तन और इसमें कायिक कोशिका के परिवर्तन हो जाएगा, कायिक कोशिका में यानी कायिक कोशिका के गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, गुणसूत्र हो जाएगा 47 और यह क्या होगा, पुरुष में होगा, न कि महिला में होगा, केवल पुरुष में होगा। और पुरुष क्या, इसमें नपुंसक हो जाएगा, इसमें पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। इसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती। दोनों का तो अट्रैक्शन होगा, लिंग का भी होगा, सब कुछ होगा, बट बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। ये बातें समझ में आ गई, ठीक। अगली बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम आप देख रहे होंगे, इसमें भी गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47। अब भाई ये भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ भी 47, यहाँ भी 47। रीजन है ये क्या है, ये बच्चा नपुंसक बनाने के दोनों काम आते हैं। इसमें क्या है, नपुंसक नहीं बनेगा, इसमें व्यक्ति नपुंसक नहीं बनेगा, कायिक कोशिकाएं हैं। इसमें क्या है, इसमें गुणसूत्र 47 हो जाएगा। 47 होने के नाते इसमें ये नहीं है कि बच्चा नहीं पैदा होगा, बच्चा तो पैदा होगा, परंतु शरीर की जो ढांचा बनी थी उसमें परिवर्तन आ जाएगा।
डाउन सिंड्रोम में शरीर के ढांचा में परिवर्तन आएगा। जैसे ये क्या है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। शरीर बेडौल हो सकता है, अपंग हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। जीभ और ओठ का मोटा हो सकता है, जीभ और ओठ जो है, जीभ और ओठ मोटा हो सकता है। और यहाँ तक कि कुबड़ भी निकल आ सकती है। और मनुष्य क्या है, मंद बुद्धि का भी हो सकता है, क्या मंद बुद्धि का भी हो सकता है, और मंगोलाइड जैसा दिखने भी लगता है। तो ऐसी जो सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये क्या है, डाउन सिंड्रोम का ही एक प्रकार है, यानी डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। इसमें गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47। बातें यहाँ तक समझ में आई। अब ये समझिएगा, डाउन सिंड्रोम यही है कि इसमें क्या गुणसूत्र 47 हो जाएगा, मेल फीमेल दोनों में पाया जाएगा। शरीर का ढांचा बदल जाएगा, किसी को कुबड़ निकल आएगी, किसी का ऊपरी ओठ या निचली ओठ क्या है, मोटी हो जाएगी, जीभ मोटा हो जाएगा, कुबड़ निकल आएगी, शरीर यानी मंद बुद्धि का हो सकता है लड़का या लड़की। और क्या है, मंगोलाइड भी हो सकता है, मंगोलाइड की तरह दिख सकता है। इसके अलावा जरा बात करें, अंतिम है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में भी गुणसूत्र 47 हो जाएंगे, मेल फीमेल में पाया जाएगा। कितना, मेल फीमेल में भी पाया जाएगा। इसके बाद इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी मंद बुद्धि हो सकता है, इसमें भी मंद बुद्धि हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है। और ऊपरी ओठ क्या है, हमारे आपका ये जो ऊपरी ओठ है, ये ऊपर से कहीं भी कट सकता है, यानी कटा हुआ हो सकता है, यानी ऊपरी ओठ कट सकता है। इस तरह का, पानी पिएंगे तो मुंह से निकल जाएगा। तो इस तरह के इसमें इस परिवर्तन को देखा जाता है। बातें समझ में आई। अब इसमें कहता है कि वायरस जो होते हैं ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। क्यों, इसलिए मैंने कहा ये नहीं पालन करते क्योंकि ये जो इनमें विभाजन हो रहा है, ये नहीं है कि समसूत्री विभाजन होगा, ये कहीं से भी बढ़ सकते हैं। इनका कोई आकार बटने में बड़ा छोटा भी हो सकता है, परंतु समसूत्री विभाजन में जब कोशिका बटेगी तो उनमें क्या है, उनके आकार में अगर ये कोशिका बट रही है तो ये बीचों बीच ऐसे कोशिका बटेगी और दोनों का आकार समान होगा। इसीलिए वायरस और जीवाणु जो होते हैं ये क्या, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते। परंतु बड़े जीवों में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें कोशिका सिद्धांत का पालन होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो मनुष्य के शरीर में इस तरह का परिवर्तन लाते हैं, जो हमारे शरीर में जीन पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इन्हीं जीन में जब परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से ये सारे गुण परिवर्तन देखे जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को, ऑनलाइन वाले भी समझ गए होंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसकी आगे की बात कल करेंगे। और अब अगली क्लास चलेगी आप लोगों की ऊतक, क्योंकि आज सेल खत्म हो गया, अब सेल का कोई विभाजन नहीं बाकी रहा, यानी कोशिका का अब कोई पार्ट बाकी नहीं रहा। अब बात करेंगे अगली क्लास की जो होगी ऊतक से, और ऊतक को समझने के बाद तब आगे चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी पाचन तंत्र के विषय में। अगर आप लोग को भी समझ में आएगा अच्छी बात है। चलिए हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, अगर हमारा जो चैप्टर है मैंने जो भी समझाया है अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर और लाइक करके जो है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।